नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इस वाले वीडियो में हम इतिहास के स्रोतों में अभिलेखों का एक संक्षेप अध्ययन करेंगे। ये वाला वीडियो क्या है, एक आपका बेसिक तैयार करेगा जब हम अशोक को पढ़ेंगे। हम ये इस वीडियो में ये समझ पाएंगे कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अभिलेखों का क्या महत्व होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोज में हम अशोक के अभिलेखों को समझ पाएंगे कि उसमें किस तरह की बातें लिखी गई हैं और वो किस हद तक ठीक हैं। तो इतिहास के स्रोत में अगर हम अभिलेखों को देखें तो आप ये देखिए, ये भोगज गोई का अभिलेख है कुछ इस तरह से, ये बेसनगर का अभिलेख है कुछ इस तरह से, ये एरड़ का अभिलेख है, ये बेहिस्तून अभिलेख है। तो इस तरह से आपको अलग अलग अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से हमको क्या समझ में हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये अभिलेख बनते कैसे थे, इसको किसने बनवाया, क्यों बनवाया। तो उन आधारों पर हम ये समझ पाएंगे कि इन अभिलेखों की क्या उपयोगिता है इतिहास लेखन। तो अगर मैं बहुत सामान्य भाषा में समझाऊं तो आपने देखा कि बोगस गोई के अभिलेख, अशोक के अभिलेख हैं, हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख है, विदिशा का अभिलेख जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर अभिलेख है, और पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख मिले हैं। जो बोगस गोई अभिलेख है वो आपका कब का है, 1400 ईसा पूर्व का है। ये मध्य एशिया में तुर्की से मिला है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम हमको मिलते हैं। जो अशोक का अभिलेख है ये भारत में सबसे प्राचीन है। भोगज गोई का अभिलेख हमको कहां से मिल रहा है, तुर्की से। अशोक के अभिलेख कहां से मिल रहे हैं, भारत में सबसे प्राचीन है, 300 ईसा पूर्व के अभिलेख। मास्की कहां है, कर्नाटक में, यहां से मिल रहा है। गुजर्रा कहां है, मेरठ में। निट्टूर कहां है, कर्नाटक में। और उदय गोलम कहां है, कर्नाटक। जो अशोक के अभिलेख हैं वो हमको सबसे ज्यादा कहां से मिल रहे हैं, कर्नाटक से मिल रहे हैं, और भारत के अन्य क्षेत्रों से भी मिल रहे हैं। अशोक को ये जो अभिलेख है उनको हम डिटेल वीडियो में भी देखेंगे, क्योंकि अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा सवाल आपको अशोक के अभिलेख से ही पूछे जाते हैं। अशोक के अभिलेखों में आप देखेंगे कि जो अभिलेख हैं उनमें ज्यादातर क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में खरोष्टी लिपि भी प्रयोग में आई है। अब ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि क्या है, दोनों प्रयोग में आ रही हैं किसके, अशोक के अभिलेख में। जो हेलियोडोरस का बेसनगर है इसको क्या बोलते हैं, गरुड़ स्तंभ लेख, इसको हेलियोडोरस को। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य है। कौन सा, बेसनगर अभिलेख। मध्य प्रदेश का जो एरन अभिलेख है ये हूण राज तोरमाड़ के लेख हैं। और जो पर्सिपोलस का बोहिस्तून अभिलेख है ये वो ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार का विवरण लिखा है। इस अभिलेख के माध्यम से दारा से ही प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में अगर हम अन्य अभिलेखों को देखें तो हाथी गुम्बा का अभिलेख, सोहगरा का अभिलेख, भीतरी के स्तंभ लेख, एरन अभिलेख हमको मिलते हैं। हाथी गुम्बा का जो अभिलेख है इसमें हमको सबसे पहले क्या मिलता है, जो भारतवर्ष का जिक्र है, मतलब भारतवर्ष नाम का जिक्र सबसे पहले हमको कहा मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। जो सोहगौरा अभिलेख है ये सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है। खाद्यान्न सुरक्षा का विवरण हमको कहां पे मिलता है, सोहगौरा के अभिलेख। जो भीतरी के स्तंभ लेख हैं, जो भीतरी के स्तंभ लेख हैं उनसे हमको क्या मिलता है, हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और जो एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख क्या है, सती प्रथा प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। किससे, एरन के अभिलेख से। जो अशोक के अभिलेख हैं इसमें हमको अभी तक 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पूर्वी क्षेत्रों में मगधी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। भाषा कौन सी है, मगधी। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। पश्चिम क्षेत्र में आपको खरोष्टी लिपि में देखने को मिल रही है। एक यूनानी भाषा, एक अरामाई भाषा का भी शिलालेख देखने को मिलेगा। अशोक के अभिलेख हमको विभिन्न भाषाओं में देखने को मिल रहे हैं। ब्राह्मी लिपि में भी देखने को मिल रहा है, खरोष्टी लिपि में हमको देखने को मिल रहा है, मगधी भाषा में, यूनानी भाषा में, अरामाई भाषा में, इन भाषाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल तक अशोक के अभिलेख हमको देखने को मिल रहे हैं। भूमध्य सागर से लेके मिस्र तक और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से परिचय करवा रहे हैं कौन, अशोक के अभिलेख।
जो पश्चिम के क्षेत्रों में खरोष्टी लिपि है, ये शाहनाज गढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख इसमें प्रमुख है। जो पश्चिम क्षेत्र है, इनमें हम अगर बात करें तो किसकी, शाहनाज गढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख सबसे प्रमुख हैं। यूनानी भाषा का और एक अरामाई भाषा का जब हमने बात करी, तो उसमें आप देखिए तक्षशिला और लघमान, ये काबुल के पास है, अफगानिस्तान में। यहाँ से हमको अरामाई भाषा और ग्रीक भाषा में मिल रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि हम अभिलेखों के विषय में क्या क्यों पढ़े और इनसे हमको क्या जानकारी मिलती है। देखिए, एक तो अभिलेखों से आपको क्या मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी सामाजिक व्यवस्था की, इससे अभिलेखों से। दूसरे इन्हीं अभिलेखों से आपको क्या मिलेगी, प्रशासन व्यवस्था का ज्ञान मिलेगा, प्रशासन व्यवस्था का ज्ञान मिलेगा। इन्हीं अभिलेखों से कालक्रम का ज्ञान मिलेगा, है ना, किस काल की बात की जा रही है, इन अभिलेखों से आपको ज्ञात होगा। इन्हीं अभिलेखों से आपको शासनादेश देखने को मिलेंगे, आज्ञा पत्र देखने को मिलेंगे। अगर हम अभिलेखों को समझने की कोशिश करें तो अभिलेख क्यों लिखे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर अभिलेख क्या हो रहे हैं, वो राजाज्ञा से लिखे जा रहे हैं। मतलब एक राजा की आज्ञा से लिखे जा रहे हैं। अब राजा क्या आज्ञा देता है, उसको कोई समाज में या तो संदेश देना होता है या कोई नियम कानून समाज को बताना होता है। तो वो क्या करता है, अभिलेखों को बनवाता है। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए एक पत्थर है, उस पत्थर पे राजा ने कोई संदेश जनसाधारण उसको देना है, तो उसने उस जनसाधारण को जो चीज बताई, उससे हमको ये समझ में आता है कि उस काल की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उस काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, मान लीजिए एक ये शासनादेश है, एक अभिलेख है, और यहां अगर हम उस अभिलेख पे लिखा है कि चोरी की सजा मृत्यु है, मान लेते हैं कि अभिलेख पे इस तरह से लिखा गया है, किसी राजा ने लिखवाया। अब हमें इस अभिलेख से क्या पता लग रहा है, देखो भाई, समाज में चोरी हो रही है और ज्यादा हो रही है। इसका एक कारण हो सकता है कि समाज में क्या है, विभेदीकरण ज्यादा है, इस वजह से, मतलब कुछ लोगों के पास शायद ज्यादा पैसा है, इस वजह से चोरी हो सकता हो। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ यही कारण, पर एक ऐसा कारण भी हो सकता है। दूसरी बात ये देखने को हमको मिलेगी कि राजा सक्रिय कितना है, राजा सक्रिय कितना है। आप देखेंगे पहरेदार कितने सक्रिय हैं, चोरी ज्यादा हो रही है, इसके मतलब पहरेदार थोड़ा सा कम सक्रिय है। राजा ज्यादा सक्रिय है, वो दंड विधान किस तरह से बना रहा है, चोरी की सजा भी मृत्यु दे दे रहा है ना। तो हमको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से समाज में किस तरह की व्यवस्था चल रही है। फिर मान लेते कोई एक अभिलेख है, उस पे लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण ये एक्स राजा ने करवाया है। अब हमसे अब इतिहास के साक्ष्य के रूप में हमको ये बात पता लग जाएगी कि देख भाई, ये वाला मंदिर था, इस मंदिर को इस वाले राजा ने बनवाया है ना। तो हमको अभिलेखों के माध्यम से इतिहास को समझने में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और उसका उपयोग करके इतिहास लेखन किया जाता है। जैसे हमने आप पीछे देखा कि भोगजगोई के अभिलेख से हमको इंद्र, मित्र, वरुण, इन देवताओं का ज्ञान हो रहा है। मतलब जो पूजा पाठ की व्यवस्था है, हमको उसका ज्ञान मिल रहा है। लोगों की धार्मिक सोच का, उनकी विचारधाराओं का ज्ञान हमको मिल रहा है भोगजगोई के अभिलेख से। हम दारा से प्रभावित होकर अशोक के अभिलेखों की बात कर रहे हैं कि अशोक जो अभिलेख बनवा रहा है वो किससे, वो दारा से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं बनवा रहा है। और ये दारा शिकोह नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई, ये वो दारा नहीं है। ये दारा कौन है, ईरान का सम्राट है या ईरानी सम्राट है। इससे प्रभावित होकर अशोक अपने अभिलेख जारी करवा रहा है। अगली बार जैसे हम देख पाए, हमने जैसे बात करी आपकी सोहगौरा अभिलेख की, तो सोहगौरा अभिलेख में देखिए क्या खाद्य सुरक्षा का विवरण आपको मिल रहा है, जिससे आपको ये पता लग रहा है कि किस तरह से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था उस समाज में उस समय बनी थी। भीतरी के स्तंभ लेख से हमको हूणों के आक्रमण की जानकारी जो मिली, उससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ, सच में हूणों का आक्रमण हुआ, इस समय काल में हुआ, इस तरह की जानकारी हमको मिल रही है।
सती प्रथा को लेके जैसे कुछ लोग कहेंगे सती प्रथा बहुत पुरानी व्यवस्था थी, सती प्रथा तो सदियों से चलती आ रही थी, ये तो वैदिक काल की व्यवस्था थी, ऐसे कोई आपसे बातें कर दे, तो आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? या इतिहासकार उस चीज़ को काउंटर कैसे करेंगे? या इतिहासकार वास्तव में अगर वे जानना चाहें कि ये व्यवस्था कब से थी, तो वो कैसे ढूँढ पाएँगे? तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ईरान अभिलेख आपको क्या कह रहा है कि यहाँ सबसे पहला साक्ष्य मिल रहा है। ईरान अभिलेख से पहले आपको सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इससे पहले सती प्रथा थी या कोई व्यवस्था थी इस तरह की? उन सब के विषय में हमको जानकारी मिल रही है। इसी तरह जब हम अशोक के अभिलेख को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि अशोक के अभिलेख इतने डाइवर्सिफाइड हैं, इतनी विस्तृत रूप में लिखे गए हैं, जिससे हमको उसकी नीतियों को समझने में बहुत आसानी होगी और हम वास्तव में ये समझ पाएँगे कि अशोक कितना महान था। तो इस वाले वीडियो में हमने अशोक के जो अभिलेख हैं उनको बहुत छोटी-सी एक इंट्रो टाइप का देखा है। हम डिटेल से अशोक के सारे अभिलेखों को देखेंगे और उनमें क्या-क्या बातें लिखी गई हैं और किस तरह के संदेश अशोक ने समाज को देने की कोशिश की है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच को बना सकें। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।